हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लगातार पिछले सप्ताह से फिजिक्स का क्लास कर रहा हूं इस चैनल पे। ये बीटीसी स्टडी चैनल जो है हमारा, बोर्ड टीचिंग क्लासेज स्टडी, इस पर मैं पिछले एक सप्ताह से क्लास 10th का पहला चैप्टर मैं शुरू किया हूं इस पे, और लगातार इसका वीडियोज मैं ला रहा हूं। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे पिछली लेक्चर को देखे होंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो पिछला लेक्चर 5 है, कल वाला, जिसमें मैं अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हम वहां पे स्थापित किए हैं। यानी कि अवतल दर्पण में F बराबर r/2 को सिद्ध किए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे देखें आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने उत्तल दर्पण में F बराबर r/2 को साबित करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो उत्तल दर्पण होता है हमारा, उनका परावर्तक सतह जो होता है वो उभरा हुआ रहता है, और अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो हमारा धंसा हुआ रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा फिगर की तरफ। तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा वो उभरा हुआ रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका उभरा हुआ भाग इधर से है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो परावर्तक सतह यही होगा, और किरण जो टकराएगी इसी तरह इधर से टकराएगी। तो इसका जो अगला भाग हो जाएगा तब वो रजतित हो जाएगा। इसका एक भाग जो है वो रजतित हो जाएगा, तो हम इसे रजतित कर दिए। अब इसका नाम अगर देना है तो हम लोग इसका नाम दे सकते हैं एम डैश। ये एम डैश का एक उत्तल दर्पण है। अब हम लोग इसमें एक प्रधान अक्ष बना लेंगे। ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष। उसके बाद ये इस दर्पण की ज्यामितीय केंद्र है, इसे हम लोग नाम देंगे ध्रुव का। और आप लोगों को एक बातें पता होगा, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में बताया था वहां पे, कि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के सामने होता है। लेकिन अगर इसी की बात हम उत्तल दर्पण में करें तो इसका वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका वक्रता केंद्र पीछे बनेगा। उससे पहले एक बन जाएगा हमारा मुख्य फोकस, और दूसरा हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे OPC ये प्रधान अक्ष है। OPC जो दिख रहा है ये हमारा प्रधान अक्ष है, और यहाँ पे F मुख्य फोकस हो गया और C वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए यहाँ से एक किरण जो है सतह से टकराती है, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर चलती है। ये जो किरण है ये प्रधान अक्ष के समांतर चलती है, और चलने के बाद ये सतह से टकराती है। फिर टकराने के बाद ये वापस रिटर्न हो जाती है। आप लोगों को हम बताए थे कि अगर अवतल दर्पण में, ये उत्तल है हालांकि अवतल में बताए थे हम, कि अगर किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है, अगर किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो रिफ्लेक्टेड किरण जो होगा, रिफ्लेक्टेड किरण जो होगा वो फोकस से निकल जाएगा। और उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही कुछ होगा। यहां तो रिफ्लेक्ट किरण जो है ऊपर की तरफ निकल गया, नहीं, इसका जो कुछ अंशतः भाग होगा, इसका जो कुछ अंशतः भाग होगा वो पीछे की ओर अगर बढ़ाएं तो ये हमारा मुख्य फोकस पर जाकर के मिल जाएगी। यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड किरण है इसका अंशतः भाग पीछे फोकस तक, यानी प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर जाकर मिलती है, जो हमारा मुख्य फोकस होता है। उसके बाद हम लोग नाम दे सकते हैं इसका आपतित किरण का AB। ये AB जो है आपतित किरण है, जो इस प्रधान अक्ष के समांतर गई है और दर्पण से टकराई है, और टकराने के बाद वो रिटर्न लौट गई है। तो इसका नाम हम लोग दे सकते हैं, कोई भी एक नाम देते हैं। इसका नाम हम लोग उससे पहले एक लंब डाल लेते हैं। यहां से जब हम लोग लंब डालें, एक लंब डाल दिए, फिर इसको जो है हम मिला देते हैं वक्रता केंद्र से, मतलब इसको हम पीछे बढ़ा दिए, या फिर हम बोल सकते हैं BC को मिला दिया गया। अब इसका नाम हम दे सकते हैं कुछ भी, A नाम दिए इसका B, तो ये हो जाएगा हमारा C, और इसका नाम हम लोग दे सकते हैं D। ये AB आपतित किरण है। परावर्तन के बाद परावर्तित किरण आगे की ओर निकल गया, कहने का मतलब BD परावर्तित किरण हो गया, और इसी का अंशतः भाग अगर बोले तो BF तक गया हुआ है।
फिर उसके बाद ये जो है आपतन बिंदु बन गया, क्योंकि आप लोगों को बताए थे कि किरण जो है सतह के जिस बिंदु से टकराती है वो बिंदु जो हमारा होता है वो आपतन बिंदु होता है। तो हम आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दिए और उन्हें हम सी से मिला दिए। तो अब देखिए यहाँ से, यहाँ कहीं ना कहीं अगर देखें हम लोग तो एक आपतित किरण दूसरा अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं, एंगल आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण को एंगल आर से डिनोट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। तो इतना कुछ करने के बाद हमें छोटी सी एक भाषा लिखना होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्जाम में 6 मार्क्स का एग्जाम होता है, फिजिक्स का जो दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन रहेगा उसमें 6 मार्क्स का आएगा। उसमें जो है कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो फिगर बहुत ही मायने रखता है, फिर उसका भाषा थोड़ा सा लिखना जरूरी होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ये जो एम डैश लिखे हैं ये एक उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, हमें ध्यान रखना है। तो इसमें लिखेंगे कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव निपॉल, एफ मुख्य फोकस, सी वक्रता केंद्र है। इसमें जो है ए बी एक आपतित किरण आई हुई है और दर्पण के सतह से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो चुकी है। फिर उसके बाद हम क्या किए, यहाँ जो आपतन बिंदु बना हुआ था यहाँ पे हम एक लंब डाल दिए जो कि BC हो गया। फिर उसके बाद हम B को C से मिला दिए। तो आइए थोड़ा सा हम भाषा की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, F मुख्य फोकस, F जो है हमारा क्या है वो मुख्य फोकस था, C वक्रता केंद्र है। यहाँ प्यारे बच्चों जितना बातें आप लोगों को बताएं इन्हें नोट कर लेना है। मान लिया कि हम लोग एम डैश एक उत्तल दर्पण है और इसमें जो है P ध्रुव, F मुख्य फोकस एवं C वक्रता केंद्र है। अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे ए बी आपतित किरण सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। यानी कि ए बी जो आपतित किरण है ये सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तथा इसका अंशतः भाग F से मिलती है। इसका जो अंशतः भाग है ये F से मिलती है। यहाँ पे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं अभी F बराबर R/2 ये कैसे होगा, F बराबर R/2 यानी कि उत्तल दर्पण में, मतलब उत्तल दर्पण के लिए हम लोग जानने वाले हैं F बराबर R/2। आप लोग देखते रहिए। तो इतना बातें हमें लिख लेना है। तो फिर हम लोग चलेंगे अब यहाँ से प्रकाश के परावर्तन के नियम पे। जैसा कि आप लोगों को पता है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जी हाँ दोस्तों, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ऐसा ही कुछ हम लोग करेंगे। तो चलना है हमें प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग चलेंगे तो हम जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहां से देखा जाए अगर तो यहाँ पर आपतन कोण बन रहा है हमारा ABC, क्योंकि आप लोगों को पता है आपतन कोण जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, और जो परावर्तन कोण होता है वो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। तो हमारा आपतन कोण हो जाएगा ABC, एंगल ABC बराबर परावर्तन कोण जो होगा हमारा वो हो जाएगा DBC या CBD, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। या फिर इसका नाम हम इसका नाम हम लोग C नहीं दे सकते हैं, क्योंकि C जो है वक्रता केंद्र पहले से ये हम लोग दे चुके हैं। तो इसका नाम हम लोग देना अगर चाहें तो इसका नाम हम लोग N दे सकते हैं, ये N कुछ भी दे सकते हैं, N ही दे दिए हम लोग। तो ये जो है हमारा पहला होगा ABN,
ABN यानी एंगल ABN, और दूसरा जो होगा हमारा वो हो जाएगा DBN यानी एंगल DBN। ये परावर्तन के नियम से हो गया। फिर इसके बाद देखिए अब अगर हम लोग देखें यहां से तो यहां पर ये कौन DBN ये जो है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों के दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं इस कोण को DBN, एंगल DBN बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा, इसका नाम दे सकते हैं हम लोग FBC, नहीं तो CBF, इन दोनों में से कोई एक नाम हम इसका दे सकते हैं। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे FBC, यानी कि एंगल FBC ये जो हुआ हमारा ये हुआ शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण हम लोग बोल सकते हैं, कोण से शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हुआ। हम इसे जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि इसका काम हमें आगे आने वाला है। तो देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देखें अभी ये दोनों समीकरण अभी हम प्राप्त किए थे। अब देखिए यहां से आगे हम लोग देखेंगे तो अभी हम कुछ देर पहले आप लोगों को हम बताए थे ये प्रधान अक्ष के समांतर ये किरणें गुजरी थी, तो हम कह सकते हैं ये जो AB है ये समांतर है OC का, यानी तो AB जो है ये समांतर है ये PC का। यहाँ बच्चों ये हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB समांतर PC तथा BC को हम यहाँ से अभी मिलाए थे, तो इसे भी हम लिख सकते हैं तथा BC को मिलाया, क्योंकि अभी हम BC को पीछे बढ़ा करके मिला दिए थे, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं AB समांतर PC तो ये है, लेकिन हम BC को मिलाए थे इसलिए हम इसको लिख लिए कि BC को मिलाया। अब आगे देखिए, अब अगर ये लाइन जो है ये लाइन है ये लाइन इनके समांतर में है तो इसको मिलाया गया, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक कोण बन रहा है ये कोण और यहाँ एक कोण, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये बराबर होगा संगत कोण से। यहाँ बच्चों अगर देखा जाए ये दोनों की तुलना में ये एक तिर्यक रेखा का काम करता है, और तिर्यक रेखा अगर है तो यहाँ से ये कोण जो है हमारी संगत कोण से ये दोनों की दोनों स्वतः बराबर हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं, इस कोण को हम फिर से लिख सकते हैं DBN, सॉरी DBN नहीं, यहाँ से ये कोण बन रहा है तो ये हमारा हो जाएगा ABN, ये कोण जो है इस कोण के स्वतः बराबर हो जाएगा। मतलब ये 1 नंबर इसको मान ले और इसको 2 नंबर मान लेते हैं हम लोग, तो ये 1 नंबर वाला जो कोण है ये 2 के बराबर हो जाएगा और ये बराबर होगा संगत कोण से। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं फिर से एंगल ABN बराबर में हो जाएगा हमारा ये कोण, इसको लिख सकते हैं FCB, एंगल FCB, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हो गया। इसे हम लोग मान ले, और ये हुआ है संगत कोण से, संगत कोण से हुआ है ये बच्चों, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम समीकरण 1, 2 और 3 को अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलता है, यहाँ जो है ये ABN ये बराबर में आया हुआ है DBN के, मतलब ABN ये 1 नंबर, ये जो कोना है ABN ये कोना, ये भाग वाला जो कोना है ये बराबर है इस भाग वाले कोना का। उसके बाद ये कोना जो है ये स्वतः बराबर है इस कोण के, या अगर हम नाम दे इसका 1 दे दिए नाम, ये 2 ये 3 हो गया हमारा और ये 4 हो गया, मतलब 1 जो है वो बराबर है 4 का, और यहां से फिर 4 जो है वो खुद बराबर है 3 का, और उसके बाद ये 1 भी संगत कोण से 2 के बराबर है, मतलब 1 बराबर है 4 का, मतलब 1 के बराबर में 4 और फिर 4 के बराबर में 3, मतलब 1 के बराबर में पहले से 4 है ये है और 4 के बराबर में फिर से हो गया 3, तो इसका मतलब ये 1 के बराबर में भी 3 होगा, और फिर यहाँ पे 1 के बराबर में 2 भी है, मतलब कहीं ना कहीं देखा है तो सब के सब आपस में बराबर मिल रहा है हमें। तो हम बोल सकते हैं अगर ये एक नंबर का ये कोना है ये 4 के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो गया,
उसके बाद ये इसके बराबर स्वतः हो गया, तो कहीं न कहीं देखा है तीनों के तीनों बराबर हो गया, फिर ये खुद इसके बराबर हो गया, तो ये भी इसके बराबर हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 और 2 नंबर का ये दोनों कोना भी आपस में बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से अगर हम लोग देखें तो हमें मिलता है 3 का एंगल जो होगा वो एंगल 2 के बराबर, यानी कि 3 एंगल को हम लोग लिख सकते हैं FBC जो होगा, एंगल FBC ये बराबर हो जाएगा FCB के, यानी एंगल FCB के, ये बराबर पाया गया हमें समीकरण 1, 2 और 3 से। अब देखिए अब ये दोनों कोण यहां से बराबर मिला, और हम अगर देखें ध्यान से तो ये एक त्रिभुज लग रहा है हमें, FBC एक त्रिभुज लग रहा है, और ये जो त्रिभुज लग रहा है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसका 2 कोण आपस में बराबर है। और आप लोगों को पता होगा कि समान कोण की सम्मुख भुजा जो होती है वो भी बराबर होती है, समान कोण के सम्मुख भुजा भी बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज में अगर देखें तो इसके सामने में यानी कि FBC ये जो कोण बन रहा है, इनके सामने में एक भुजा बन रहा है हमारा FC, तो ये FC जो है ये FC ये बराबर हो जाएगा FCB के सामने की भुजा का, तो FCB इसके सामने में जो अगर भुजा देखा जाए तो वो बन रहा है हमारा FB, यहाँ दोस्तों FB बोले या BF बोले ये हमारा बन रहा है, इसको भी हम लिख सकते हैं BF। और ये हुआ कैसे, तो हम लिख सकते हैं समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, समान कोण का जो सम्मुख भुजा होगा वो हमारा बराबर होगा, यानी किसी त्रिभुज के समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये हमें मिला FC बराबर BF। अब देखिए दर्पण का जो द्वारक होता है वो काफी छोटा होता है, दर्पण का जो द्वारक होता है वो काफी छोटा होता है, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, ये जो बिंदु B है ये दिख रहा है कि इतना ऊपर में है, लेकिन वास्तव में ये रियल में अगर देखा है इतना ऊपर होता नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म दूरी से ध्रुव से थोड़ा सा ही ऊपर होता है, यानी कि हम लोग मान के चलते हैं कि B और P बिंदु एक ही है, यानी कि दर्पण का द्वारक काफी छोटा होने के कारण बिंदु B को बिंदु P के काफी निकट मानते हैं। अगर हम मान लें कि बिंदु B P के काफी निकट है, मान के चलते हैं कि हम लोग बिंदु B जो है वो P के काफी निकट है, यानी कि दोनों एक ही बिंदु लगभग में है, तो B से F तक का जो दूरी होगा, क्या B से F तक की दूरी को तब इसको अगर एक मान के चले हैं बिंदु, तो B से F तक का दूरी PF के बराबर नहीं होगा क्या, तो होगा। तो एक काम करते हैं इन्हें भी हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। फिर अब हम नीचे चलेंगे, चूंकि दर्पण का द्वारक काफी छोटा होता है, काफी छोटा होता है, इसलिए दर्पण का द्वारक जो है काफी छोटा होता है, इसलिए बिंदु P के काफी निकट है, काफी निकट है। क्या दोस्तों, ये जो बिंदु B है वो P के काफी ही निकट है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये जो BF है, ये BF ये PF के बराबर होगा। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे BF बराबर में PF, और इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन, ये 4 था, इसको हम लोग मान लेते इक्वेशन 5। तो जैसा कि समीकरण एक मेरा अभी था, समीकरण 4 जो था वो क्या था, वो हमारा था FC बराबर BF, FC बराबर BF, ये समीकरण मेरा प्राप्त हुआ था 4 चौथा समीकरण ही प्राप्त हुआ था। और अभी एक बातें हम अभी आप लोगों को यहाँ पे जस्ट बताए थे कि दर्पण का जो द्वारक होता है वो काफी छोटा होता है, इसके कारण जो है बिंदु B जो है P के काफी निकट है, काफी निकट होने के कारण बिंदु B और P को हम लोग लगभग एक ही मान के चलते हैं। तो इसके कारण ये B से F तक की दूरी जो है हम P से F तक की दूरी के बराबर बोल सकते हैं, यानी कि BF बराबर PF, ये समीकरण अभी प्राप्त किए थे आप लोग सामने, BF बराबर में PF, और इसे हम लोग माने थे 5। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे समीकरण 4 और 5 को, यहीं से सारा कुछ है, यहीं से खेल खत्म होता है। तो देखते हैं हम लोग, तो यहाँ जो FC है वो FC है बराबर BF के,
ये जो FC है, FC ये BF के बराबर है, सही है, ठीक है। फिर BF जो है खुद PF के बराबर है, यानी FC बराबर है BF के, और फिर BF जो है ये बराबर है PF के। अब देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों समीकरण को हम देख के चलें, लेके चलें, तो BF बराबर PF, यानी कि समीकरण 4 और 5 से हम चलें अगर इन दोनों समीकरण को लेते हुए, तो हमारा यहाँ से PF जो है, यानी BF जो माने थे वो BF कहें या PF कहें, बात तो दोनों बराबर है। इसका मतलब P से F तक की दूरी FC के बराबर होगा। मतलब फ्रॉम इक्वेशन अगर हम चलें, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, यानी कि समीकरण 4 और 5 से अगर हम लोग चले तो इससे हमारा मिल जाएगा PF बराबर FC, PF बराबर में FC। तो PF बराबर हमारा FC मिल गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हम PF बराबर FC लिए, PF बराबर FC लिए, हम BF बराबर FC क्यों नहीं लिए? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जो प्रूव करने वाले हैं वो है हमारा F बराबर R/2, ये प्रूव करने वाले तो इसके अनुकूल अगर चले तो B से F और F से C, तो देखा जाए तो B से F तक की दूरी हम नहीं माप सकते हैं और F से C तक की दूरी नहीं माप सकते हैं, क्योंकि दर्पण में कोई भी दूरी मापते हैं तो वो हम ध्रुव से ही मापते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव से मापने के लिए हम लोग BF को छोड़ते हुए ये ले लिए, और साथ साथ तो मुख्य बात है ये कि यहाँ पे हमें प्रूव करना है F बराबर R/2, जहाँ पे हमें F जो है वो मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस तक की दूरी, यानी ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी है, यानी फोकस दूरी है, और R जो है वक्रता त्रिज्या है, यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, यानी कि बोल सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी हो गया वो वक्रता त्रिज्या, और ये ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी हो गया फोकस दूरी। तो हमें इस पर चलना था, इसी पे आना था, यही दूरी मापना था, इसलिए हम BF को छोड़ दिए और PF बराबर FC कर लिए, क्योंकि PF बोले या BF बोले कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसलिए हमेशा के। तो आइए यहां से हम लोग चलते हैं। तो अब देखा जाए तो ये दोनों की दोनों पार्ट, ये पार्ट PF और ये FC, ये दोनों बराबर हो गया है। तो हम बोल सकते हैं ना तब कि यहाँ जो F है ये PC का मध्य बिंदु है। हम बोल सकते हैं यहाँ पर F जो है PC का मध्य बिंदु है, PC का मध्य बिंदु है। ये जो F है ये PC का मध्य बिंदु है। जी हाँ दोस्तों, ये F जो है PC का मध्य बिंदु है, क्योंकि दोनों पार्ट आपस में बराबर है, इसे हम लोग मध्य बिंदु बोल लेंगे, इसमें कोई आफत नहीं है। तो जो PF बराबर FC है, हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो PF बराबर FC को कैसे लिख सकते हैं? तो PF को लिख सकते हैं संपूर्ण का आधा, क्योंकि बराबर है, संपूर्ण का आधा करेंगे तो आधा भाग बच जाएगा अपने आप। या फिर हम FC को लिखें तो FC को भी लिख सकते हैं संपूर्ण का आधा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम PF बराबर PC/2 लें या फिर FC बराबर संपूर्ण का फिर से PC/2 लें। क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में से हम कौन सा ले, है तो सही दोनों। तो PF बराबर PC/2 और FC बराबर PC/2, पहले इन्हें देखें आप लोग। FC बराबर लिखे PC/2, FC बराबर PC यानी संपूर्ण का आधा, यानी कि ये जो FC है ये संपूर्ण का आधा है, वास्तव में है, लेकिन क्या हम FC लें? नहीं लेंगे, क्योंकि F से C तक की दूरी कभी भी नहीं मापा जाएगा दर्पण में, यानी कि मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र तक की दूरी नहीं मापा जा सकता है। मापा जाएगा अगर दूरी तो वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, इसलिए हम लोग FC को नहीं PF को लेंगे, यानी कि PF बराबर लिख सकते हैं हम लोग, PF बराबर संपूर्ण का आधा यानी कि PC/2। अब देखिए PF लिखे यहाँ पे, P से लेकर के F तक की दूरी यानी मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, यानी कि इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल f, और PC है संपूर्ण यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा हमारा। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या r और बट्टे में लिख सकते हैं 2। तो ये हमारा प्रूव हुआ। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, अगर r निकाले तो r बराबर हो जाएगा 2 को इधर लाते हैं गुना में तो हो जाएगा ये 2f, ये r बराबर 2f।
तो इस पे क्वेश्चन कई बार आया है, आप लोग ध्यान देंगे कि गोलीय दर्पण, अब दर्पण अवतल है या उत्तल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गोलीय दर्पण बोल दे, क्योंकि गोलीय दर्पण का ही 2 टाइप्स है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। यहाँ बच्चों कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, तो वहां से ये F बराबर R/2 और R बराबर 2F। मेरे कहने का मतलब हुआ कि गोलीय दर्पण में चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, उसका जो फोकस दूरी होगा वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, लेकिन वक्रता त्रिज्या जो होगा उसका वो फोकस दूरी का दोगुना हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का दोगुना हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इन्हें समझ गए होंगे और इन्हें नोट भी कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इस पे सवाल देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण या दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसका वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। हमें बताएं कि इसका आंसर कितना होने वाला है। एक अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है जिसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। यहाँ प्यारे बच्चों इसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए करना क्या है, इसे इसमें जो दिया हुआ है पहले इसे आप लोग देख लें। यहाँ जो दिया हुआ है हमारा वो है दिया हुआ वक्रता त्रिज्या, यानी कि R दिया हुआ है, तो R हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। जहां प्यारे बच्चों ये जो R है ये हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जो इसमें मांग रहा है, ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। इसे लिखना है, तुम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अवतल दर्पण में R बराबर 30 सेंटीमीटर और मांग रहा है यहाँ से फोकस दूरी, तो हम यहाँ से फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है R/2। तो R जो है इसका दिया हुआ, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है ये 30 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 30/2 और काटने से हमारा बचता है 15 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करना था जिसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ था 30 सेंटीमीटर, तो हमें फोकस दूरी मांग रहा था। हम F का फॉर्मूला जानते थे, F बराबर R/2 होता है, हम मान रखिए काट के निकाल लिए। या फिर अगर इसी को बोल दें इस प्रकार से, दूसरा क्वेश्चन अगर बोले हम, तो मान के चलिए कि दिया हुआ है हमारा एक उत्तल दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और हमसे मांग रहा है फोकस दूरी की। फोकस दूरी बताएं कि क्या होगा, आप लोग हमें बताएं। उत्तल दर्पण है और इसका वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितना होगा। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला हमें पता है, यानी फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है F बराबर R/2, ये होता है। या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, R बराबर 2F, इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो चलिए हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं फिर से। तो देखिए कि R जो है दिया हुआ कितना है, वो R है हमारा दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा 25 और बटे में हो जाएगा 2 सेंटीमीटर में। अब देखिए ये 25/2 सेंटीमीटर हमारा आ गया, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग भागा देके अगर निकाले तो ये आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो जो है ये फोकस दूरी जो निकला हमारा इस उत्तल दर्पण के लिए 12.5 सेंटीमीटर निकला। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। अब इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं बचा होगा बच्चों। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।